डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, नया चैप्टर। ठीक है, सिंपल चैप्टर है। ठीक है, जेईई मेंस में तो क्वेश्चन आते ही आता है इसमें। ठीक है, एडवांस में क्या शायद आए शायद ना आए, मेनली मिला हुआ क्वेश्चन आएगा, जनरली आएगा। मुश्किल होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही अकेला क्वेश्चन आ जाए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। नहीं तो मिला हुआ आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकलवाएंगे, उस पर टेंजेंट पूछ लेंगे, ठीक है, या उस पर मोनोटोनिसिटी पूछ लेंगे, कुछ ऐसी चीज होगी। ठीक है, आओ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या चीज होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन हैविंग, ठीक है, पहली चीज क्या होती है उसके अंदर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक्स या फिर कहीं पे टी, जो टाइम होता है, जो आपके प्रैक्टिकल यूज के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है उसके अंदर टाइम होता है ज्यादातर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। दूसरी चीज आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल हो मतलब हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, नहीं भी हो तो ये वाई होता है जनरली। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों ना भी हो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज जो मैंडेटरी है, ये अपने आप में नेसेसरी चीज है, ये नहीं होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। नेसेसरी नेसेसरी है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए आपके पास, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या चीज होती है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके पास होता है dy बाई डी एक्स, आपके पास ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास dx क्यूब dy क्यूब अपॉन dx क्यूब, ऐसे करके जो भी लगे हुए हैं, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास इनमें से कोई एक चीज पड़ी हुई है आपके पास डिफरेंशियल को, ये नेसेसरी है होना। बाकी दो हो चाहे ना हो, ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, बिल्कुल होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये भी हो जाती है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलो क्या यूज क्या पड़ा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन था कि हमारे पास अच्छी खासी इक्वेशन बैठी हुई थी, फंक्शन बैठा हुआ था, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज आ गया? कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपके पास एक्सेलरेशन जो दे रखा है, ठीक है, जैसे फिजिक्स के यूज के लिए निकली मेनली कि dv बाई डी टी आपका किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे तो एक्सेलरेशन के बराबर आती है। ठीक है, अगर यहीं से इक्वेशन शुरू हो, अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है आपके पास तो कोई परेशानी नहीं है, तो सीधा सीधा इक्वेशन लिखी हुई। लेकिन अगर इक्वेशन यहां से शुरू हो कि आपको एक्सेलरेशन पढ़ा है इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी में, ठीक है, आपने क्या किया, ये dv इज इक्वल टू ये a टाइम्स dt लिख लिया इसको। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ये v की वैल्यू किसके बराबर आ गई? at प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साथ में कंडीशन पकड़ा रखी है आपको कि एट t इज इक्वल टू 0, कि जब स्टार्ट हुए हैं तो उस टाइम पे वेलोसिटी को हम u बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा ठीक है, जिस टाइम पे t 0 है तो t को 0 रखा, उस टाइम पे v की वैल्यू तो हो गई u, t हो गया 0, ये c की वैल्यू कितनी आ गई? u आ गई। आपको पता है v की वैल्यू किसके बराबर निकला है? u प्लस at के बराबर निकला है, आपको आता है। फिर आपको एक बात पता है कि जो v है मान लो वो भी दे रखा है हमको, क्या चीज होती है वो? ds बाई डी टी, यू प्लस ए टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर फिर आपने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो ds की वैल्यू आती है वो निकल कर आती है u प्लस ए टी के साथ लगकर आता है dt, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये s निकल कर आया इज इक्वल टू, यहां पर निकल कर आया ut, प्लस में कितना निकल कर आया? at, इसको t है ना वेरिएबल, और प्लस में कितना निकल कर आएगा? c। आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर अगर टाइम ही शुरू नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होता है। t इज इक्वल टू 0 पर s 0 हो जाएगा, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 0 आ जाएगी, मतलब कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल आएगा। ये तो सब बातें तब कह रहा हूं मैं जबकि कांस्टेंट चल रहा है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, आपके यहाँ फिजिक्स में तो एक्सेलरेशन भी t का फंक्शन होता है। ठीक है, तो अलग इंटीग्रेशन में बात चली जाती है, लेकिन तो मैं लॉज ऑफ मोशन वो कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको यहां से, डिफरेंशियल इक्वेशन dv बाई डी टी इज इक्वल टू, उसको कन्वर्ट कर दिया आपने, उससे आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, ये नहीं, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है, ये सेकंड होती है और ये फर्स्ट होती है। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा उससे, ये उसका यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे ही मैथ्स में भी यूज होता रहता है। ये कहीं पे आपको रेट ऑफ चेंज दे रखा है, ठीक है, जैसे कर्व की टेंजेंट की स्लोप दे रखी है और आपको कर्व निकालना है, कर्व मतलब रेट ऑफ चेंज दे रखा है और आपको फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए यूज होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
लिखना है क्या इसको? लिख लोगे? लिख लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना डिफरेंशियल इक्वेशन के। एग्जाम्पल में मान लो आपके पास मैंने लिख दिया d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यूब, स्क्वायर कैसे लिख देंगे? ठीक है, प्लस में आपके पास x के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया, y नहीं आया, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई आपके सामने ऐसे बना दे, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ना इसके अंदर x है और ना y है, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे बात समझना। अगर आपके पास ऐसे दे दिया एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस में, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इस पे ध्यान देना है। जब ए आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे पहचानोगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट पड़े हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिख रही है आपको और बीच में आर्बिट्ररी कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। यही बात लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन होती है उसमें कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको रिमूव करना ही करना है किसी भी हालत में। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई वैल्यू दे रखी होगी एक्स और वाई में, मान लो आपके पास कंडीशन में कहीं पे आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब ऐसा पड़ा है, तो ए की वैल्यू क्या लिखूंगा वहां से? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यहां पुट करोगे तब ये बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ये तो नॉन कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आपने नोट डाल के पॉइंट क्या लिख लिया? कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, करूं आगे, बढ़ जाऊं? ठीक है, समझना भाई पॉइंट कि अगर आपके पास मान लो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, मान लिया, तो अगर आपको डेरिवेटिव किसी का 0 दे रखा है तो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये डी वाई बाई डी एक्स की तो डेरिवेटिव है। अगर किसी चीज का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो ये क्या आ रहा होगा? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो आपको पता है कि यहां से ऐसे करके लिख दूं मैं से, इस कांस्टेंट को मैंने m लिख लिया एक बार के लिए, c की जगह m लिख लिया, dy यहां पर लगाया, m dx यहां पर लगाया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, y इज इक्वल टू आया mx प्लस में c। किसकी इक्वेशन आ गई है? लाइन की इक्वेशन आ गई। ये किस लाइन की इक्वेशन आई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कौन सी वाली लाइन की? जो इसकी स्लोप m हो, क्या वो ऐसे ओरिजिन से पास नहीं? अभी तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो c पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ये ऑल द लाइंस की इक्वेशन है, ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। एक असल में क्या है ना, वर्ड यूज होते हैं, कुछ कुछ नए नए टर्म यूज होंगे। ये इक्वेशन थी, ये क्या चीज आ गई? ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, दिस इज सॉल्यूशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन होता है, किसी नॉर्मल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन पूछा जाए आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो वो वैल्यू निकल कर आएंगे, एक्स की वैल्यू रियल नंबर निकल कर आता है। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलते हैं तो अपने आप में कर्व निकल कर आता है, और सिर्फ कर्व नहीं निकल कर आता, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली है ना ये पूरी पूरी वाली, फैमिली ऑफ लाइन वाली फैमिली नहीं, फैमिली ऑफ कर्व कैसे बोला जा रहा है इसको? कि आप m और c के अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओगे, वो क्या होगा? अलग अलग लाइन बनती जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या देता है? एक फंक्शन देता है, कर्व देता है। यहां पे बात नोट डाल के, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
gives curve, a family of curve. एक कर्व की फैमिली पकड़ा देता है आपको, ठीक है, कर्व की फैमिली पकड़ा जाता है। एक ये बात हुई, पहला नोट आया आपके पास, ठीक है, इसमें अभी पॉइंट जुड़ेंगे, ठीक है, उन्हीं के लिए लिखवा रहा हूं। टर्म्स मैं दूसरे दिखाऊंगा आपको, सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स अ फैमिली ऑफ कर्व। उसके बाद, ठीक है, दूसरे पॉइंट के लिए पहले समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा पॉइंट। ये फैमिली ऑफ कर्व आया, ठीक है, आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि कोई ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो आपके पास 1,1 से पास कर रही है, तो 1,1 से कितनी लाइन पास कर देंगे? इनफाइनाइट लाइन पास। अभी भी पास कितनी लाइन कर रही है? इनफाइनाइट लाइन कर रही है, लेकिन उसकी डिफरेंशियल, उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? y-1 इज इक्वल टू m इंटू, अरे यही तो होगा सॉल्यूशन, लाइन पासिंग थ्रू 1,1। ये लाइन होगी जो 1,1 से, अभी भी m नहीं पता, लाइन अभी भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये अपने आप में, देखो ये जो चीज होती है, ये अपने आप में कहलाती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बल्कि ऐसे लिखता हूं, चलो, सॉल्यूशन आपके पास जो अभी सॉल्यूशन बताया ना, सॉल्यूशन आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जो आपसे नहीं मांगा जाता एग्जाम में, ठीक है, आपसे मांगा जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, अगर किसी कंडीशन के साथ कर्व निकलना है ना, किसी कंडीशन के साथ कर्व निकला है तो वो ऑल द कर्व्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, किसी कंडीशन का, तो वो कैसा कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी कंडीशन के साथ नहीं निकला तो वो ऑल द कर्व्स को रिप्रेजेंट कर देगा, तो वो कैसा कहलाएगा? आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है विदाउट कंडीशन, ठीक है, ये होता है विद कंडीशन, ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं इसमें बात समझाऊंगा आपको कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मान लिया आपके पास ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने में सर्कल की इक्वेशन है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे, जिसकी रेडियस कितनी है? 2। ये आपको दिख गया यहां पर कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू 2। ये आपको पता लगा, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2x प्लस में 2y dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। आप यहां पर लिखोगे कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में x बाई वाई, यही तो निकल कर आई, ये तो निकल कर आई dy बाई dx की वैल्यू। अच्छा, अब ये तो एक बात हो गई कि ठीक है, अगर वो इक्वेशन थी तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में बना लाया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएट करना है। अब अगर बात ये हो रही है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन यहां से शुरू है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, देखना इसको सॉल्व करने, तो आपके पास y dy आएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स में dx आएगा, यहां पर आपके पास वाई स्क्वायर बाई 2 बनेगा इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा प्लस में c बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2c के बराबर आ जाएगी, 2c के बराबर। जब ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपको ये वाली बात पता है कि ये अभी आपके पास क्या चीज लिखी हुई है? इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स, जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं जिनका सेंटर कहां पर होगा? ओरिजिन पे। आप सी की वैल्यू बदलते जाओगे, ये क्या होगी? रेडियस बदलती जाएगी उसकी। ये अब पर्टिकुलर नहीं रहा, ये क्या हो गया? जनरल हो गया। जनरल हो गया जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं सेंटर एट ओरिजिन को लेकर। इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हुज सेंटर इज एट 0,0, जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं। तो पहले वाला तो एक सर्कल था, ठीक है, अब कितने सर्कल हो गए आपके पास? ये सर्कल भी, ये सर्कल भी, ये सर्कल भी। तो अगर आपके पास सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है और आप उसे सॉल्व करवा के लाते हो, तो पूरी फैमिली ऑफ कर्व निकाल के लाते हो। लेकिन आपको जो असलियत में सॉल्यूशन चाहिए होता है, असलियत में सॉल्यूशन, वो तो आपको कुछ ऐसा करके चाहिए होता है। ऐसा करके चाहिए के लिए क्या करोगे भाई? आप बताओगे सर्कल कहां से पास करना चाहिए? जो जिसकी रेडियस 2 हो वो कहां से पास करेगा? एक पॉइंट बता दो कोई, जिसकी रेडियस 2 हो वो कहां से पास करेगा? 2,0 से, पासिंग थ्रू 2,0। 2,0 ले लिया मैंने। इस इक्वेशन में 2,0 को सेटिस्फाई करवा दिया। 4 + 0 = 2c। c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 निकल कर है। c की वैल्यू जैसे ही 2 निकल कर आई, आपका x² + y² कितना बन गया? 4 बन गया। ठीक है, इसका मतलब
2,0 अगर पॉइंट दिया है आपको, 2,0 मतलब x की वैल्यू 2 के लिए आपका y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, एक पॉइंट आपको गिवन है। अगर आप कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपके पास जनरल सॉल्यूशन निकल कर आता है, उस जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है, कोई ना कोई पॉइंट दे दिया होगा, टेंजेंट दे दी होगी, कुछ दे दिया होगा। टेंजेंट तो खैर बहुत सारी आ जाएंगे, ऐसा देंगे कि एक बन जाए आपके पास। इतनी बात समझ में आ रही है? एक सॉल्यूशन दिया हुआ होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां से बात देखिए कि इसको जब मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो ये, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन किया तो अलग चीज आई, क्योंकि ये तो सारे सर्किल जिनका सेंटर ओरिजिन पे सबकी इक्वेशन देता है, तो ये 4 वाली भी देगा, ये वाली चीज जो थी 4 वाली भी दे रही है। इसके अंदर c की वैल्यू 2 रख दोगे तो आपका वाला मिल जाएगा, 3 रख दोगे तो कोई और मिल जाएगा, 7 रख दोगे तो कोई और मिल जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं इसमें? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या मिल गया आपको, ये आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। तो ये फर्क होता है जनरल सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका ये दूसरा पॉइंट आ गया कि सॉल्यूशन आपके दो होते हैं, इसको लिख देना कि दो जनरल सॉल्यूशन इसमें कंडीशन नहीं होगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें कंडीशन दे रखी होगी। ठीक है, लिख लिया ना? तो अच्छा, उसके बाद एक और नाम आता है, एक चीज आती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। नाम लिखवा रहा हूं, मतलब ये बीच बीच में आते रहेंगे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ चैप्टर, सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। ठीक है, इफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज गिवन, ठीक है, देन वी कॉल इट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वो असल में होती नहीं है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अलग चीज होती है, लेकिन आपके 12th के लिए हम इसी चीज को, अगर वैल्यू दे रखी है, मतलब कि अगर किसी पॉइंट, आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आप सॉल्व करोगे, फैमिली ऑफ कर्व मिलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व में अगर आपने कोई पॉइंट पुट कर दिया, पॉइंट ऑफ द कर्व गिवन है, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का नाम क्या होगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो अगर पॉइंट पुट करके निकाला है तो क्या निकल कर आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के जनरल सॉल्यूशन? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर आएगा। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आप क्या निकाल के लाओगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के लाओगे, पर्टिकुलर। इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, वो t इज इक्वल टू 0 पर क्या माना जाता है, इनिशियल वैल्यू मानी जाती है। केमिस्ट्री में भी कि जब हाफ लाइफ निकाल रहे होते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है हाफ लाइफ की, देखी नहीं है, e की पावर वाली देखिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो t इज इक्वल टू 0 आपका क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वैल्यू। तो इसलिए उसको, इन प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है, इनिशियल वैल्यू। मैथ्स में आपको पता है जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो एक कर्व बनकर आएगा, कर्व का पॉइंट होगा कोई सा भी। तो मैथ्स में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको t इज इक्वल टू 0 पे दिया जाए, क्योंकि t दिया ही नहीं होता, y और x दिए होते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट दे दिया कर्व का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर एग्जाम आपके लिए बोलेगा तो उसको बोलेगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग की ही वैल्यू हो, ठीक है, लेकिन चौथी चीज मैं आपके सामने लिख दूं भाई, कि आपके पास dy बाई डी एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy से, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे y डैश से, y डैश से, ठीक है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को इसी तरीके से इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है d2y से, ठीक है, या फिर आपका y डबल डैश से, f डबल डैश नहीं, y डबल डैश में, y डबल डैश में बहुत चलता है, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। पांचवी चीज आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी गिवन एज, परेशान नहीं होना जब ये आ जाए, जो है ना बहुत कॉमन, हर जगह y इज इक्वल टू वाई एक्स दिया जाता है उसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ की जगह क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, और y इज इक्वल टू वाई एक्स लिखते हैं, y इज इक्वल टू वाई एक्स। आपको पता है ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये y है, ये तो आपका y है और ये आपका फंक्शन है, उसे वाई एक्स की तरह लिखते हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। IIT ऐसे ही लिख के देता है आपको क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू वाई एक्स। क्या होगा, y को y से काट दो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, किसमें, हाँ y इज इक्वल टू वाई, हाँ ऐसे ही देते हैं।
IIT ऐसे ही देता है क्वेश्चन आपको लिख के, y इज इक्वल टू yx पे, ठीक है। तो आपको समझ आना ये वो y है जो y एक्सेस वाला y होता है, ये आपका वो वाला x एक्सेस वाला, ये क्या चीज है, ये fx को लिख दिया उन्होंने yx। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो इसलिए कभी कभी आपको वैल्यू ऐसे दे रखी होगी y1 या y2, इसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं लेनी है। ये y1 लिखा है, ये क्या चीज है, ये फंक्शन की 1 पर वैल्यू f1 है, वो क्या है आपका f2 है। नहीं इसी में चक्कर खाते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। ये सब बेसिक बात लगी, ठीक है। आओ आगे, ठीक है। अब काम की चीज, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, ठीक है। अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने आपको ये वाली बात पे ध्यान रखना है खास तौर से, पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो। ये चीज होती है पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट को वेरिएबल मान के आपको उसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करना है। पॉलिनोमियल क्या होता है, नहीं अभी अब गलत बताओगे डेफिनेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल है क्या, ये क्या इक्वेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर कैसी हो गई, नेगेटिव हो, कैसे होनी चाहिए पावर एक्स की, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज वेयर पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल का मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर होगी, पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जरूरी है आपके लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। वो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ये अपने आप में पावर, जिसकी इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। खैर, ये तो एक बात हुई। ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या चीज होती है, ऑर्डर अपने आप में देखो, ऑर्डर की डेफिनेशन में ऑर्डर नाम आ रहा है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव हैज डिफरेंशिएशन इज टेकन। ठीक है। ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन लिया हुआ है। आपको पता है अगर एक बार डिफरेंशिएशन लिया तो dy बाई dx आएगा, 2 बार ले लिया तो d2y बाई dx स्क्वायर आएगा, 3 बार ले लिया तो d3y बाई dx क्यूब आएगा। अगर d3y बाई dx क्यूब लिया हुआ है तो इसका मतलब 3 ही बार तो डिफरेंशिएशन हुआ है। 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन लिया गया है वो क्या चीज कहलाती है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसको ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। ये तो सबसे बड़ा हो उसका, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री क्या चीज होती है, डिग्री अपने आप में पावर होती है, सिंपल पावर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की पावर होगी, टर्म का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख दूं, कभी आपको लगेगा सर y पे पावर ज्यादा है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसकी पावर, उसकी पावर हाईएस्ट ऑर्डर। ध्यान देना इस पे, ऑर्डर क्या चीज होती है, डिग्री क्या चीज होती है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा आपके पास d3y है, जैसे मान लो d2y भी और dy भी है, तो d3y की जो पावर चढ़ेगी, दिखाऊं मैं आपको एग्जांपल, देखो d2y बाई dx स्क्वायर का लगा हुआ है होल स्क्वायर, प्लस में dy बाई dx की पावर में चढ़ा हुआ है 5, प्लस में 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखना ध्यान से, ठीक है। बताओ हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सबसे ज्यादा बार 2 बार डिफरेंशिएट, डबल डेरिवेटिव आया तो ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर हो गया। डिग्री बोली गई है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये है हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल को, ये है ऑर्डर, ऑर्डर ये वाला है, तो इसकी पावर कितनी लगी हुई है
2 लगी हुई है, तो डिग्री कितनी हो गई आपके पास? 2। लो, क्या क्लियर होगा? चलो ठीक है, ऑर्डर 2 और डिग्री 3। बहुत बढ़िया, मतलब मैं कर ही नहीं रहा ये। चेंज करवा रहे थे पावर d2y/dx²। ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1, इसकी पावर देखी जाएगी, इसकी पावर 1 है अब। ठीक, इसकी पावर भले ही ज्यादा है, 5 हो गई है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास लेंगे, लिख लिया था ना। क्वेश्चन देखो, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है आपको। d3y/dx³ माइनस में y/sin x इज इक्वल टू dy/dx की पावर में 4, dy/dx की पावर में 4। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 3। और डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 1। सिंपल क्वेश्चन एकदम। अगले क्वेश्चन पे आओ। dy/dx अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन dy/dx। ठीक है, आपको बताना ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर 1 डिग्री 2, जब ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन इसकी पावर यहां पर तो -1 लग रही है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये थोड़ी है कि अब हाथी बंद गए हमारे, कि अब हम कुछ नहीं कर सकते सर, वो नीचे आ गया, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटाओ ना उसको। ठीक है, क्या हो गया ये आपके पास dy/dx का बन गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy। ठीक है, ये अपने आप में एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर 1 है, और इसकी डिग्री जो है वो 2 है। सिंपल बात। अंडर रूट में 1 + x² dy माइनस में अंडर रूट में 1 - y² dx इज इक्वल टू 0। ऑर्डर एंड डिग्री। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? dy/dx की वैल्यू जो बराबर हो जाएगी आपके पास, वो अंडर रूट में 1 - y² अपॉन अंडर रूट में 1 + x²। इसको उधर ले जाऊंगा, dx को नीचे ले आऊंगा, इसको उधर नीचे ले जाऊंगा। आपको पता है इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इतने में तो, नोट डालना भाई। पहली चीज समझ, डिफरेंशियल इक्वेशन कैरिंग, कौन से टर्म जो कैरी करे वो e की पावर में dy/dx। क्या हो गया? किसको स्क्वायर कर देंगे? इसको स्क्वायर कर दे, क्यों? उसका रूट हटाने के लिए, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। कभी आपने कांस्टेंट पे से रूट हटाने की कोशिश करी पॉलिनोमियल पे, कि रूट ए के साथ एक्स लगा, आप कांस्टेंट पे से रूट हटा रहे हो? आपको तकलीफ किसकी होती है? वेरिएबल की। ठीक है, इसके अंदर अगर ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट में है, तो बाकी सब चीजें तो उस पॉलिनोमियल के हिसाब से कांस्टेंट है, कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल किसमें माना गया? डिफरेंशियल इक्वेशन का को जो पॉलिनोमियल माना गया, ये अपने आप माना गया पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। नहीं ऐसे, इस बात पे तो अगर आ जाए, इस बात पे तो जब आ जाए, तो अगर ऐसे लिख दिया मैंने कभी, तो क्या एक्स वेरिएबल नहीं है क्या? तो क्या एक्स वेरिएबल नहीं है भाई यहां पे? तो कांस्टेंट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? अरे इसके अंदर तो टी है, ऐसे लिमिट तो किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाते। हाँ तो यही रूट, ये थोड़ी है सब पे से रूट उठाना है। ये आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, काम की बात देखो। ये ऐसे लिख देता हूं इसको, d2y/dx², या साइन के अंदर आपके पास dy/dx, या कॉस के अंदर, ठीक है, d3y/d, ऐसे करके। मतलब अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है फंसा हुआ है, निकल नहीं सकता। ऐसे फंसा हुआ है कि कॉस के अंदर आ गया तो कहां से निकलेगा? ठीक है, तो इस केस में डिग्री इज अनडिफाइंड,
ऑर्डर आपका रहेगा, ऑर्डर रहेगा कि ये भाई 2 बार ही डिफरेंशिएशन होगा तभी ये टर्म आया होगा, लेकिन डिग्री अनडिफाइंड है, क्योंकि अगर मैं इसे e की पावर में x के एक्सपेंशन से खोल दूं तो इसकी पावर तो बढ़ती चली जाएगी, कितनी हो जाएगी जाते जाते, इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे होगी डिग्री? अनडिफाइंड। अगर हट सकता है तो हटा देंगे, अगर हट सकता है तो हटा देंगे, लेकिन अगर इधर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में बैठा हुआ तो उधर लॉग पे फंस जाएगा। अगर हट सकता है तो हटाएंगे जरूर, बात ठीक है, हट सकता है तो हटाएंगे जरूर। नहीं, क्योंकि इस तरीके से तो फिर किसी भी क्वेश्चन को लिख दो ना, मैं इसको लिख दूं ई की पावर में डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कोई तो ये तो सर ऊपर आ गया, अब इसकी डिग्री बता नहीं सकते हम, तो ऐसा खेल करके तो किसी की भी डिग्री नहीं बताओगे। ठीक है, तो जब हट सकता है तो हटा ही देंगे, जब जब हट सकेगा तो हटाएंगे। ठीक है, पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है ट्राई टू बनाने की कोशिश करना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर नहीं है, मान लो स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ, हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब इसका एक कंफ्यूजन आता है, खुद से अकल की बात है, बिल्कुल सही बात करी, लेकिन खुद से अकल की बात है, और क्या स्क्वायर ही करोगे? हाँ हाँ, लोएस्ट डिग्री बनाओगे, और क्या बनाओगे? क्यों क्यों चार, जब 2 से काम चल रहा है 4 पावर तो खुद से समझ में आने नहीं चलानी है, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो कुछ बैठा होगा, उस पर भी 4 पावर, उसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ लोएस्ट, लो भाई लोएस्ट, लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। नहीं, बात ठीक थी, लोएस्ट ही बनानी है, 4 मत कर देना कि रूट लगा हुआ है 4 पावर चढ़ा दी तो डी स्क्वायर हो गया, डिग्री 2 बताने लग गए, नहीं। ठीक है, अब इसकी तकलीफ समझना, इसके अंदर कंफ्यूजन क्या होता है। ये कंफ्यूजन बहुत काफी खराब तरीके से परेशान करता है हमको, कि क्या कंफ्यूजन है कि अगर आपके पास, मान लो एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, आप बोलो कि डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो यहां लगा है, और ई की पावर में पड़ा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 है, डिग्री अनडिफाइंड है, 1 क्यों नहीं है? डिग्री तो ये बता रहा है। इस क्वेश्चन की इसमें यही कंफ्यूजन जो होता है, ये आपका नोट 1 का रह जाता है, कि अगर आपका एक भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है, एक भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, चाहे वो हाईएस्ट ऑर्डर का है चाहे वो नहीं है, आप क्या बोलोगे? डिग्री कितनी है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। क्योंकि वो तो कुछ भी हो, मैं इस ई को हटा के उसको डी वाई बाई डी एक्स और इसको चढ़ा दूं लॉग में, लॉग में चढ़ा दूं तो इसकी तकलीफ आ जाएगी। तो दोनों तरफ से बात सही बैठती है, तो क्या बोलोगे? इफ differential coefficient of highest order is the and lower order is in e की पावर में या log के अंदर, ठीक है, then also degree is अनडिफाइंड, अनडिफाइंड डिग्री बोली जाएगी तब भी। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर इज फ्री, वो तो फ्री है, ठीक है, और वो फंसा हुआ है ई की पावर में या लॉग के अंदर, दूसरा वाला कोई लोअर ऑर्डर का, कोई सा भी लोअर ऑर्डर का, तब भी डिग्री अनडिफाइंड होगी, तब भी डिग्री, देन ऑल्सो डिग्री इज अनडिफाइंड। हाँ, वो तो किसी का नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप तो डिग्री से देखते हो, अगर सबसे बड़े ऑर्डर का फंसा तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर सबसे बड़े ऑर्डर का बाहर बैठा है और लोअर ऑर्डर का है तो आपको लगता है अब कोई परेशानी नहीं है, अब इसकी डिग्री 1 बता सकता हूं, लेकिन तब भी नहीं बता सकते आप डिग्री 1।
पॉलिनोमियल बनना चाहिए, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है क्या, dy में क्या बनना चाहिए, पॉलिनोमियल, तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप बताओगे। ठीक है, अच्छा, जैसे ये वाली बात तो होती थी ना कि अगर x की पावर में आपके पास 4 पड़ा हुआ है और यहां पर x की पावर में -1 आ गया, तो भाई हाईएस्ट डिग्री तो ये बता रहा है, उससे हमें मतलब ही क्या, लेकिन तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखें हम, ये सब बातें लगा के। d2y/dx², एडवांस में तो बहुत मुश्किल है कि भैया ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ दे, अगर उन्होंने पूछ दिया आपसे हो नहीं सकता वो क्वेश्चन। अगर एडवांस में उन्होंने पूछ दिया आपसे ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ऑर्डर पूछेंगे नहीं, पूछते ही नहीं है, मेंस का खेल है कि ऑर्डर पूछ रहे हैं आपसे, अब तो वो भी नहीं पूछता है। ठीक है, बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। आईआईटी ने पूछ रखा है वैसा क्वेश्चन एक बार 1999 में, ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। अच्छा ठीक है, पहले क्या किया, पहले तो ये आपका रूट में फंसा हुआ है, पहले तो स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग कर दी तो d2y/dx² का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx की पावर में 4 लगा हुआ है। आपको पता है कि ऑर्डर जो है वो 2 हो गया क्योंकि डबल डेरिवेटिव बैठा हुआ है, और डबल डेरिवेटिव की पावर 2 है तो डिग्री भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। फ्रैक्शनल को तो देखो आगे, ठीक है क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में y डैश का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट सीरीज। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, y डैश मतलब dy/dx, dy/dx की सीरीज लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि ऑर्डर आ गया 1 और डिग्री हो गई अनडिफाइंड। ऑर्डर 1 डिग्री 1 क्या किया, e की पावर dy/dx, y इज इक्वल टू, ये अपने आप में सीरीज एक्सपेंशन है e की पावर x का, e की पावर में 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल, ऐसा चलता है। आपने से e की पावर में क्या लिख दिया, dy/dx, और जैसे ही आपने ये लिखा ये निकल सकता है e की पावर से, कैसे निकल सकता है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, अप्लाई लॉग, लॉग अप्लाई कर दिया, आपका लॉग y की वैल्यू आपके पास जैसे dy/dx आ गई, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अच्छा y कहीं भी फंसा रहे, आपके इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल आप मानते हो किसको मानते हो, dy/dx को, y को तो मानते नहीं हो, तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है जब ऑर्डर डिग्री बताते हैं, उसकी डिग्री ऑर्डर से मतलब नहीं। आपका ऑर्डर भी 1 आ गया और डिग्री भी 1 आ गई। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 डिग्री 1 दोनों चीजें। ठीक है भाई, देखना भाई, इतनी बात समझ में आई, ये तो सिंपल हुआ, सिंपल तरीके से ऑर्डर और डिग्री निकालना। उसके बाद पॉइंट देखना, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब समझना, एक तरीके से समझाता हूं कि d2y/dx² की वैल्यू x है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेट, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, c1 x²/2 प्लस में c1, ये तो आ जाएगी वैल्यू निकल के। अच्छा, एक बार और इंटीग्रेट करोगे आप तो आपकी y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, y की वैल्यू इंटीग्रेट कर दिया, चाहो तो आप इधर उधर ले जाए करना, पूरा करना, x³ कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर c1 x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा c2 आ जाएगा। बताओ मुझे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आ गए, 2। कितना था ऑर्डर इसका, ऑर्डर कितना था, 2 ऑर्डर था, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए, 2 आए और सॉल्व करके लाए। इसी की तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, इसी कर्व की मैंने सॉल्व कर लिया ना इंटीग्रेट करके।
इसका सॉल्यूशन ये है, इसका मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, ठीक है। इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो आपके ऑर्डर कितने ऑर्डर की आई, वो दो ऑर्डर की आई, ठीक है। इस बात में समझ में आई बात कि भाई नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट दो है। देखना इसी को मैंने क्या किया कि इसी सेम को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो आपके पास d3y बाई dx क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो d4y अपॉन dx की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इसका मतलब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप आगे लेते जाओगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। ये कितने ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की। आप कहोगे सर आर्बिट्री कांस्टेंट आपने 2 गिने थे, तो आपने ऑर्डर 2 बताया, वही सेम हम 4 ऑर्डर की बना सकते हैं। अब देखना इसके अंदर, देखना इसको आपने इंटीग्रेट करना शुरू किया, d4y बाई dx की पावर 4 इज इक्वल टू 0 को एक बार इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करूंगा कितना आ जाएगा d3y अपॉन dx की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर c1 आ जाएगा, dx क्यूब कितना आ जाएगा c1। एक बार और इंटीग्रेट किया, आपके पास कितना आ जाएगा यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी c1x प्लस में c2 इंटीग्रेट करने पे, ठीक है। एक बार और इंटीग्रेट किया, यहां से आपके पास dy बाई dx की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो c1x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, प्लस में c2x आ जाएगी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3 लग जाएगा, ठीक है। एक बार और इंटीग्रेट किया आपने तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, अब की बार y की वैल्यू वो c1x क्यूब बाई 6 हो जाएगी, प्लस में c2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, प्लस में c3x और प्लस में कितना आ जाएगा c4। बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ गए, 4 आ गए। 4 जब आर्बिट्री कांस्टेंट, कब आए 4 आर्बिट्री कांस्टेंट, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना था आपके पास, 4 ऑर्डर था, ठीक है। आप कहोगे ये दोनों सेम थी, ये दोनों सेम नहीं है कि इसका जो आंसर आया अपने आप में, ये क्यूब का टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट, और वहां पे देखो क्यूब का टर्म, क्वाड्रेटिक का टर्म, लीनियर का टर्म और फिर कांस्टेंट, अलग अलग फैमिली निकल कर आई है। तो ये होता है ऑर्डर का मतलब कि अगर आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट लगे थे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट से अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। मैं कह रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे, कर्व से। ये कर्व दे रखा है, आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिख गए 2, आप कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 बार, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आएगी, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। आर्बिट्री कांस्टेंट तो रख नहीं सकते। अच्छा, आपके पास अगर 4 दे रखे हैं, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं, तो आप 4 बार डिफरेंशिएशन करोगे, और 4 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। यहां तक नहीं कर सकते सर, 3 बार कर दो, 3 ऑर्डर की नहीं, उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट बैठा है, ठीक है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट जब तक बैठा रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाती, तो इसका मतलब एक बार और करना पड़ेगा, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने पड़ेंगे, 4 बार करना पड़ेगा। इसका मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो यहां पे आपने बात क्या लिखी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑर्डर ये तो बताता है कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। वो कैसे पता चलता है किसी भी फंक्शन के साथ, वो आपका होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब बल्कि ऐसे लिख देता हूं, मिनिमम भी नहीं लिख सकते, ऑप्टिमम नंबर ऑफ, मिनिमम ही वैसे होता है वो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। अब देखो आर्बिट्री कांस्टेंट, ऑप्टिमम नंबर क्या लिख दिया, ऑप्टिमम नंबर ये कि आपको ऑप्टिमाइज करने होते हैं, कम से कम करना होता है, उसे अच्छा करना होता है। ये कैसे होगा, देखो इसी को आप, इसी सेम को y इज इक्वल टू c1 आया, इसे मैं k1 प्लस k2 एक्स क्यूब बाई 6 लिख दूं, इसको मैं k3 प्लस k4 एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दूं, इसको मैं k5 प्लस में k6, ठीक है, और x लिख दूं, और इसे c4 को मैंने c4 ही रहने दिया, ठीक है। मुझे बताओ अब आर्बिट्री कांस्टेंट गिनो तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए, तो क्या 7 बार डिफरेंशिएशन करोगे। ये आपने 2 आर्बिट्री कांस्टेंट का सम कर रखा है, क्यों कर रखा है बिना बात, इसको क्या बनाएंगे, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे आप, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, बल्कि इसको और अलग तरीके से लिख देता हूं, इसको अलग तरीके से k5 इंटू k6। क्यों कर रखा है जबरदस्ती 2 आर्बिट्री कांस्टेंट का प्रोडक्ट, इसे c बनाओ, ठीक है, इसे एक कोई एक बना दो ना, इसको मिला कर तो एक बना दो, तो ये होता है ऑप्टिमम नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि 7 गिन दो, 7 यही फंसाया था IIT ने, मेन यही फंसाया था कि उन्होंने ज्यादा लिखे थे और वो कम हो रहे थे, एडिशन हो रहा था, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तब पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था।
1999 में। अब तो कोई बात ही नहीं, अब सबको पता है ऑर्डर डिग्री, बहुत पुरानी बात हो गई। ठीक है, तो ये चीज हुई। अच्छा, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं। ये होगा तो डिफरेंशिएशन उतनी बार होगा जितने आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑर्डर कहलाता है। तो काउंटिंग कैसे होगी कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट गिनने हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। उसके अंदर फिर नोट डाल के बाद, इफ सेम आर्बिट्री कांस्टेंट is given at with different terms, then it will be counted as one। एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरफ वन आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काउंट होते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे, इस पॉइंट पे ध्यान देना। आप कई आर्बिट्री कांस्टेंट लिख देते हो इस चक्कर में। क्या आपके पास y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब लिखा है, प्लस में आपके पास सी क्यूब एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस में अंडर रूट में सी और एक्स लिखा है, प्लस में सी की पावर में 5/4 लिखा है। सब जगह क्या लगा हुआ है? सी लगा हुआ है, पावर ही तो बदल रही है उसकी। ठीक है, वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी की तरह काम करता है। ये सी पे तो डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ सी तो है, ये भी फंक्शन ऑफ सी और ये भी फंक्शन ऑफ सी है। ठीक है, वो सी आपका पहले ही लगा हुआ था। अगर सी के अलावा यहां C1 होता और यहां C2 होता तब आप इसे दो आर्बिट्री कांस्टेंट मानते। अभी आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर जो होगा ये हर जगह पर हर अलग अलग टर्म में सेम आर्बिट्री कांस्टेंट इज गिवन विद डिफरेंट टर्म, सेम दे रखा है अलग अलग तरीके से, बस सेम आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा है, सेम वही सी का नाम नहीं बदला। ठीक है, तो उसे एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काउंट किया जाएगा। ऑर्डर वन, यही तो बता रहा हूं। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? वन। नहीं, मैं निकलवाऊंगा ना, अब मैं निकलवाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान होने नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे? क्वेश्चन आएगा, बढ़िया तरीका होता है इसमें। तो पता, आर्बिट्री कांस्टेंट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो पता नहीं होता ना क्या है। यहां पता है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी उस पे डिपेंड कर रहा है, सब सी है। मुझे बताओ, सी की आप कोई ना कोई वैल्यू तो चूज करोगे। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट इसकी वैल्यू नहीं पता, कोई ना कोई वैल्यू तो चूज करोगे। कितनी बार चॉइस करनी पड़ेगी आपको? सारी वैल्यू भरने के लिए है। अगर मुझे वैल्यू चारों जगह भरनी है, यहां पे भरनी होती चारों जगह, एक बार चॉइस करनी पड़ेगी। यहां कितनी बार करनी पड़ेगी? यहां 4 बार करनी पड़ेगी, चारों के लिए अलग अलग 4 नंबर चूज करने पड़ेंगे। यहां कितने नंबर चूज करने हैं आपको? एक नंबर सी का, सी का एक नंबर चूज करोगे, सब भर जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए पहले तो, ये कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये रूल होता है इसका, नंबर की चॉइस। अच्छा, तो नोट में पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट while क्या परेशानी हो गई? परेशानी क्या हो रही? तुम्हें लग रहा है कि सर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे जब तो आर्बिट्री कांस्टेंट गायब नहीं होंगे? तो जो फिक्स कांस्टेंट है उसकी बात नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट की बात हो रही है। ये सी है, ये एफ सी है, ये भी है, ये जी सी है, ये एच सी है। फंक्शन है ना सी के, सी के फंक्शन लगे होंगे सब जगह। एक सी चूज करना बस आपको, सब भर दोगे आप आराम से। आराम से रूल होता है, उल्टी सीधी बात थोड़ी पढ़ा रहा हूं, एक कुछ भी पढ़ा दिया। अरे नहीं बना पाओगे भाई, ये रूल बना है तो बना है। वाइल काउंटिंग लिखा है ये,
ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हाइल काउंटिंग। काउंट कर रहे हो तो मिनिमाइज करना उसे। ये तो अपने आप राइटिंग अच्छी करता है। अच्छा ये मोटा हो जाता है ना, वो लिख दो तो। प्रेशर सेंसिटिव पेन है, ठीक है। मिनिमाइज करनी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंटिंग करते के टाइम, हमेशा मिनिमाइज करना है। चलो बढ़िया। क्या लिखा है? ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हाइल काउंटिंग विच कंटिन्यूअस, क्या लिखा मुझे आ रहा था वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, पॉइंट ही बात ही निकलवा दी। हाँ ये तो ऑर्डर का मीनिंग हो गया कि ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है। डिग्री का मीनिंग समझना कि डिग्री अपने आप में आपको क्या चीज बताती है। इसका कुछ ऐसा मतलब आपके पास काम नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लो डिग्री ऑफ, ये बताती है नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। जितनी डिग्री उतने फैमिली ऑफ कर्व आएंगे। नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इन बेसिक इक्वेशन। कितने फैमिली ऑफ कर्व आएंगे देखो। अब जैसे dy बाई डी एक्स का यहां पर आ गया क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आपके पास 5 टाइम्स dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो dy बाई डी एक्स -2, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स -3 इज इक्वल टू 0। मतलब दो चीजें आ गई आपके पास। एक आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, ठीक है। यहां से आपके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x प्लस सी, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x प्लस सी। सारी लाइन इनकी स्लोप कितनी है 2 है। फैमिली ऑफ लाइन इनकी स्लोप कितनी है 2, फैमिली ऑफ लाइन इनकी स्लोप कितनी है 3। कितनी फैमिली आई आपको, कितनी फैमिली ऑफ कर्व आई, 2 फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि डिग्री कितनी आई थी 2 आई थी, 2 थी ना डिग्री। एक फैमिली ऑफ कर्व, दूसरा फैमिली ऑफ कर्व, ये C1 आया वो C2 आया। नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, डिग्री जितनी डिग्री है उतनी फैमिली ऑफ कर्व आएंगे। नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इन्वॉल्वड इन द बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन जो निकाल के लाए आप, उसके अंदर दो फैमिली आई निकल के। एक वो सारी लाइन जिनकी स्लोप 2 थी, एक वो सारी लाइन जिनकी स्लोप 3 थी, क्योंकि डिग्री 2 आई थी। यहीं पे अगर इसके अंदर क्यूबिक बनी हुई होती सेम dy बाई डी एक्स में, अगर तो dy बाई डी एक्स की 3 वैल्यू आती, dy बाई डी एक्स की 3 वैल्यू आती। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, आओ देखो क्वेश्चन। ऑर्डर बाय काउंटिंग नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। बताओ भाई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो काउंट करने होंगे वो आपको कर्व की इक्वेशन में काउंट करने होते हैं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में? आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट कहां करोगे, कर्व की इक्वेशन में कि डिफरेंशियल इक्वेशन में? डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट कैसे कर लोगे, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता ही नहीं है उसमें। कर्व की इक्वेशन में देखो, इसलिए कह रहा ध्यान, कंसंट्रेशन होना चाहिए कंसंट्रेशन क्लास में, ठीक है। कंसंट्रेशन ही नहीं है, कैसे उल्टा आंसर एकदम, ठीक है। ऑर्डर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिफरेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। पहला देखो क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात ax प्लस में by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे ax प्लस by इज इक्वल टू सी लिख दिया लो मैंने। ax प्लस by इज इक्वल टू सी, आपको बताना ऑर्डर, डिग्री तो पूछ ही नहीं रहा मैं। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसीलिए कहा है कि ध्यान से। मैंने सी से डिवाइड कर दिया, कहा है कि काउंट करने से पहले क्या करने हैं आपको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिनिमाइज करने हैं। और मिनिमाइज करने तो यहां निकल कर आया a बाई सी के साथ निकल कर आया x, प्लस में b बाई सी के साथ निकल कर आया इज इक्वल टू 1। 1 तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। इस a बाई सी को मैंने लिख लिया यहां पर लेमडा x
प्लस में यहाँ पे लिख लिया म्यू वाई इज इक्वल टू 1, जहां पर लेमडा एंड म्यू आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आप इसका अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 बताए होते तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ता? 3 बार करना पड़ता। अगर डिफरेंशिएशन 3 बार करोगे लाइन का, लाइन ही तो है, y इज इक्वल टू ऐसी तो ये होती है। ठीक है, जब आप 2 बार ही कर दो डिफरेंशिएशन तभी कितना आ जाता है? अरे लाइन ऐसी लिख दो या ऐसी लिख दो, ठीक है लिख दो, अगर मैं 2 बार कर दूं तभी 0 आ जाता है, जबरदस्ती तीसरी बार क्यों किया जाएगा? कोई जरूरत नहीं है। तो ये मिनिमाइज जरूर करने हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे ही आपको पता चला कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसके अंदर, आपने कहा 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले करने हैं मिनिमाइज, मिनिमाइज किए बिना काम नहीं चलेगा। bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ऑर्डर एंड डिग्री। बहुत बढ़िया है, ऑर्डर 2 और डिग्री 2, ये अपने आप में इक्वेशन नॉट अ कर्व। जो चीज कर्व ही नहीं है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे? y है वहां पे dy बाय dx करने के लिए, y है, ये तो पॉलिनोमियल है बस, ये सिंपल पॉलिनोमियल भी नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये अपना भी इक्वेशन कर्व नहीं है, जो चीज जहां y ही नहीं आ रहा आपके पास वहां dy बाय dx कैसे निकालोगे? बात ही खत्म। इतने गलत आंसर आएंगे। ठीक है, सी को नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके रिड्यूस कर सकते हो आप a बाई सी, वो तो कहीं पे भी कर लो रिड्यूस। ठीक है, उसमें क्या परेशानी है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो कहीं भी रिड्यूस कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रिडक्शन कर दिया, लेकिन वो कर्व ही नहीं है उसका, कहां से तुम ऑर्डर और डिग्री बता रहे हो? अब परेशान हो गए, आंसर नहीं देगा ये। ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस में सी स्क्वायर माइनस में सी क्यूब। ऑर्डर इवन और डिग्री इवन, तो खैर बहुत तकलीफ दे हो जाएगा तुम्हारे लिए डिग्री निकालना इसके अंदर। ठीक है, चलो मैं डिग्री भी पता ही, अरे एकदम ही बता रहे हैं। ऑर्डर बता दिए, ऑर्डर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हुए काउंट करने पे? 1 आ रहा है, अब तो गलत नहीं, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है आपके पास 1। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। ऑर्डर की बात तो हो गई 1। अगर ऑर्डर 1 हो गया, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतना ऑर्डर होता है। ऑर्डर होने का मतलब ये सिर्फ डिवाइड बाय dx आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन होगा। आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, मैं दिखा रहा हूं आपको। डिवाइड बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? c आ गई। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी? तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, तो कैसे बता रहे थे इसका ऑर्डर? ऑर्डर कैसे बता रहे थे? अरे डिग्री 2, अरे जब ऑर्डर नहीं आ रहा तो डिग्री 2 कहां से बताओगे? ठीक है, ये देखो डिवाइड बाय dx वैल्यू c आ गई, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां के बाद आप यहां से c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ कर्व से निकाल के, जो आप निकाल नहीं पाओगे इस कर्व से। तो इसका तरीका क्या होता है कि ये c उठा के यहां पुट कर दो, y इज इक्वल टू डिवाइड बाय dx के साथ क्या लग गया? c की जगह पर डिवाइड बाय dx पुट कर रहा हूं, माइनस में डिवाइड बाय dx का क्या बन गया यहां पर? होल स्क्वायर, माइनस में डिवाइड बाय dx का क्या बन गया यहां पर? होल क्यूब। c की वैल्यू हो गई ना डिवाइड बाय dx, बताओ कितनी डिग्री आई? 3 डिग्री 3 आई ना। इसलिए कंसंट्रेशन कर लेते तो से पढ़ोगे तो निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ऑर्डर और डिग्री नहीं पता, डिफरेंशियल इक्वेशन में निकाल, डिग्री 3 आ गई। मैंने कहा था डिग्री तो आपके लिए मुश्किल है, ऑर्डर तो कोई बात नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट कर लिया 1, ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर 1 का मतलब डिफरेंशिएशन एक बार ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पे जो गलती है वो क्या है? ठीक है, गलती एकदम ब्लंडर लिख देते हैं उसको, कि जब ऑर्डर 1 आ गया, आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, आपका दिल नहीं भरा, आपको याद रहेगा सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो।
ये वैल्यू 0 आ गई। अब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अब ऑर्डर 2 हो गया। अगर आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट था तो आपका ऑर्डर 1 था, आपने कितने ऑर्डर की इक्वेशन बना दी, वो 2 ऑर्डर की गलत बनाई है, वो गलत बनी है। ठीक है, ये ब्लंडर होता है। ठीक है, ये कर देना। इसमें क्या करना है कि एक ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो इस सी को हटाने का फिर क्या तरीका बचा, फिर बचा मेन इक्वेशन सी की वैल्यू निकालो, जो निकलेगी नहीं किसी हालत में। सी की वैल्यू किसी हालत में वहां से नहीं निकलेगी, तो क्या है, सी की वैल्यू डी/dt उठा के वहां पुट कर दो। दो तरीके से कर सकते हैं, तो यहां से सी निकाल, अगर सिर्फ सी एक्स होता तो सी की वैल्यू y/x लिख देता मैं, लेकिन इतना छोटा तो है नहीं वो, सी एक्स तो है नहीं सिर्फ, तो सी की वैल्यू उठा के फिर वहां पुट करो। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? ऑर्डर ऑफ y² इज इक्वल टू 2cx और 1 प्लस रूट सी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा हूं। हाँ भाई, ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? कांस्टेंट है एक, सी यहां लगाए और सी वहां लगाए। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया, फॉर एन 1, ऑर्डर 1। अगर इसकी डिग्री निकाली जाए तो डिग्री कैसे निकालोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, वहां से आपका डिफरेंशिएशन आएगा 2y/dx इज इक्वल टू 2c, वहां से c की वैल्यू उठा के यहां पुट करोगे और वहां पुट करोगे। ठीक है, तो डिग्री निकालने में तो अलग बात होगी। खैर, नहीं डिग्री निकालनी नहीं, ऑर्डर निकालना है। अब फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां dy/dx कहां गया, वो यहां पे dy/dx आगे फंस जाएगा रूट में, फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा मुश्किल से निकलेगी डिग्री। आओ क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर निकालना होगा, y², नहीं ये तो भी दिया है। ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू c1 प्लस में c2 e की पावर में x प्लस c3 प्लस में दिया c4 e की पावर में x प्लस c5। ऑर्डर बताना है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती तो ऑर्डर बताते कि डिफरेंशियल कितनी बार डिफरेंशियल हो चुका है। अगर आपको ये कर्व की इक्वेशन दे रखी होती है तो आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करते हैं, चाहो तो इसे अलग से भी लिख लो, आपसे ना हो रहा हो तो। और अच्छी बात, और बताओ कोई और। 4 हो गए, 3 हो गए, 5 नहीं कह रहा कोई, 5 कहने को तैयार नहीं है। अरे 5 का इंतजार था। चलो इसको मैं लिख लिया k1। ठीक है, एक है ना, ये तो दो ऐड हो रहे हैं, तो k1 e की पावर में x इंटू ई की पावर में c3, ब्रेक कर सकता हूं इसको, e की पावर में x इंटू ई की पावर में c3 प्लस में यहां पर लगा c4 e की पावर में x इंटू ई की पावर में c5। ठीक है, e की पावर में x और e की पावर में x को कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है, यहां पर बचा होगा k1 e की पावर में c3 प्लस में c4 e की पावर में c5। बताओ ये सब के सब कांस्टेंट लगेंगे नहीं लगे, ये सारे कांस्टेंट ही तो ऐड हो रहे हैं। अगर ये सारे कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं तो k टाइम्स e की पावर में x कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आए, एक। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ये तो आईआईटी में क्वेश्चन था, ये तो था वो जिसके अंदर ये खेल हो गया था कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया। ठीक है, उन्हें पता ये सब देख लेंगे, 1 2 3 4 लिख दिया था, 4 ऑप्शन में 1 2 3 4 आ गया, बल्कि ये नहीं था वो, शायद इसके अंदर एक और था, एक और करते आर्बिट्री कांस्टेंट सेम टाइप का था वो। 1 आ गया तो ऑर्डर हो गया 1, सब कांस्टेंट लगा हुआ, तो ये अपने आप में कांस्टेंट 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 सब आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं, एक बना दोगे उसको, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। ठीक है, अब अगला वाला कर लोगे, ये जो आईआईटी में आया था, ये वाला आया था, कंफ्यूजन हो गया एकदम से। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आया होगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा है, हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ठीक है, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2
कॉस के अंदर x प्लस C3, अच्छा क्या कॉस लगा दिया, बहुत बढ़िया किया, C4 e की पावर में x प्लस C5 इज अब सही निकाल देना प्लीज, मैं ऑर्डर और डिग्री से आगे बढ़ना चाह रहा हूं बस। आपको पता है ये y इज इक्वल टू, ये आ गया k टाइम्स कॉस के अंदर x प्लस C3 माइनस में ये C4 e की पावर में आपके पास x और e की पावर में C5, सही है। कॉस के अंदर x प्लस C3, ये C4 और e की पावर में C5 ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। इसको बल्कि मैंने K1 लिख लिया, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने K2 e की पावर में x। आपको पता चल गया एक K1 है एक C3, वो C3 तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। K1 है, C3 है और K2 है, तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही आपको पता चल गया कि ऑर्डर कितना आ गया, तीन। तीन से कम नहीं होंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई परेशानी क्या इसके अंदर? अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ गया फॉर्मेशन और, आगे बढ़ो। फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर का पर्पस ये नहीं है कि आपको फॉर्म करना सिखाया जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो उससे कर्व की इक्वेशन निकालना, सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हमारा पर्पस इस चैप्टर का। लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं भाई। फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात आपको याद रखनी है, आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाने हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ये बात कैसे पता चलेगी कि कितना डिफरेंशिएशन करना है? एक बार करना है डेरिवेटिव, दो बार करना है, चार बार करना है, 10 बार करना है, कैसे पता चलेगा? कैसे? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से पता चलेगा। तो आपको इसमें भी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करके ऑर्डर काउंट करना है, जितनी बार ऑर्डर उतनी बार डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू ए ई की पावर में x प्लस में b ई की पावर में माइनस x, ठीक है। आपको क्या करना है? फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जल्दी जल्दी। मैं चाह रहा हूं कि फॉर्मेशन आपका आज खत्म कर दूं मैं। फॉर्मेशन खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कल से फिर उस पर आ सकते हैं सॉल्यूशन पे। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट फॉरन काउंट कर लिए, एक सेकंड में, कोई रिड्यूस तो हो नहीं सकते। कांस्टेंट हो गए 2, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए 2। अच्छा, फॉर्मेशन का हमको काम क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन का एक काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती है, लेकिन वो यहां से फॉर्म नहीं होती, बनानी पड़ती है आपको टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती है, उससे सॉल्व कर, उससे फिर सॉल्व करते हैं, कर्व की इक्वेशन आती है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 हो गया भाई। पहले तो dy बाई dx लिखा मैंने, dy बाई dx की वैल्यू निकल कर a की पावर में x माइनस में b की पावर में माइनस x। फिर आपने d2y बाई dx स्क्वायर लिख दिया, उसकी वैल्यू निकल कर आई आपके a की पावर में x प्लस में b की पावर में माइनस x। हाँ भाई, ये किसके बराबर था? a और b तो रख नहीं सकता, ये y के बराबर था। आपके पास d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू y के बराबर आ गई, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म हो गई। कोई परेशानी की बात ही नहीं। आगे आओ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी? ए एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये है किसकी इक्वेशन? किस कर्व की? किस कर्व की इक्वेशन है वो? एलिप्स की इक्वेशन है। अरे एलिप्स की तो इक्वेशन है, तो मैंने उसमें गलत आंसर दिया। एलिप्स की इक्वेशन है भाई ये, इसको सी को डिवाइड कर दूंगा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर के नीचे सी बाई है, वाई स्क्वायर के नीचे सी बाई बी और वहां पर 1। एलिप्स की इक्वेशन है ये, एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं अभी तो, लेकिन पहले क्या होगा? रिडक्शन होगा।
रिडक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे, सी का डिवाइड लगा देंगे, a बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये निकल आया आपके पास, इज इक्वल टू दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं उसे यहां पे करूं दो बार डिफरेंशिएट या यहां पे कर दूं, मुझे पता चल गया ना कि दो बार करना है डिफरेंशिएशन। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख गया, यहां पर है दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आपको पता चल गया कि ऑर्डर 2 है। दो बार डिफरेंशिएशन करना, मैं डिफरेंशिएशन लेकिन यहां करना चाह रहा हूं, आसानी रहेगी मुझे। 2ax प्लस में 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई माइनस में एक्स अपॉन बी वाई, ये तो निकल कर आई। अच्छी नहीं लग रही है वैल्यू मुझे, दूसरी बार का डिफरेंशिएशन मुझे क्वेश्चन ट्रू लगाना पड़ेगा, अभी दो बार वहीं पे करेंगे। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स प्लस में बी वाई और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा कि ये तो आ गया ए, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बी को रख लिया बाहर मैंने, y को एज इट इज रख दिया और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में फिर आपने dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रखा और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स मिलके आपका dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जैसे आपने लिख दिया, आपके पास निकल कर आया y के अंदर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में a बाई बी। इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है, माइनस ए बाई बी। अब आपको माइनस ए बाई बी कहीं से लेकर आना है, इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी, ठीक है, y बाई एक्स लिख दो यहां पर, इज इक्वल टू माइनस में ए बाई बी के थी। देख लो आराम से, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, माइनस का ए एक्स बनेगा, उसको नीचे ले जाऊंगा, बी वाई आ जाएगा नीचे, उसका y इधर ले गया, इसका x इधर ले आया, माइनस के ए बाई बी की वैल्यू y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आएगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ए बाई बी की कितनी आई, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो आपके पास y के साथ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप छोड़ नहीं सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में, डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस में आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का कितना आ रहा है, यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, माइनस में जो ए बाई बी आया है वो कितना निकल कर आया था, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स बन गई कुछ। ठीक है, बाद में कोई परेशानी नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। अगले क्वेश्चन पे आओ, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ay। किस चीज की इक्वेशन है ये, सर्किल की, सर्किल की इक्वेशन है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखिए हम तो बात कर चुके थे कि इक्वेशन तो कर्व नहीं होता है, बात करी थी नहीं करी थी कि इक्वेशन तो कर्व होता नहीं है। अगर इक्वेशन कर्व नहीं होता तो इस इक्वेशन की कैसे बन रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो वेरिएबल की इक्वेशन ही होता है कर्व असल में, दो वेरिएबल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास कितना आया, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 होती है, आपको पता लग गया ये 2x। ठीक है, यहां पर प्लस में 2y और यहां पर dy बाई डी एक्स माइनस में 2a dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। 2 को निकाल दिया यहां से, यहां पे निकाल कर x प्लस dy बाई डी एक्स के साथ y माइनस a इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आया कुछ निकल के, अभी तो वहां से निकल रही है वैल्यू, हाँ निकल रही है।
ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, ये तो निकल रही है ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। ठीक है, आपने x प्लस ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स और यहां पर लिखा हुआ है y माइनस ए की जगह पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू 0। ये 2y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस dy बाई डी एक्स के साथ वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू 0। थोड़ा और बेहतर करके लिखा जाए तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो निकल कर आई माइनस में 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई परेशानी तो नहीं इसमें? dy बाई डी एक्स वो आ गया। आपको पता है dy बाई डी एक्स, अगर ये सर्किल था तो ये dy बाई डी एक्स क्या चीज दे रही है आपको? सर्किल में dy बाई डी एक्स क्या चीज होगी? टेंजेंट की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप ये आती है, अगर सर्किल ऐसा दे रखा हो तो टेंजेंट की स्लोप ऐसी आती है। ठीक है, अच्छा अगला देखो, इज एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई लॉग वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर में cx। क्या ये जो है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? इसको सॉल्व करके तो वो ला नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो है क्या, मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो ये आना चाहिए, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो ये आना चाहिए। कहां पर? y इज इक्वल टू ई की पावर में cx इज, क्या ये जो है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? कोई यस और नो में आंसर है आपका। तो इसके अंदर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये हो गया कर्व, ये कर्व हो गया, आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख गया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है इसके अंदर? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 है। आपने dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू लिखी वो c टाइम्स e की पावर में cx, c टाइम्स e की पावर में cx। अच्छा, एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, यहां से c की वैल्यू अलग हो सकती है क्या? log y इज इक्वल टू cx, ठीक है, log y अपॉन x ये होती है c की वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो इस c की वैल्यू तो आपने यहां पर लिख ली, ये वैल्यू log y अपॉन x, और e की पावर में cx था, cx की वैल्यू कितनी है? log y। यहां पर लिखा हुआ है y डैश, ये x इधर आ गया, आपका बन गया x y डैश, ये e और log कट गए, y log y बन गया इधर। मतलब आंसर क्या है आपका? यस, कि हाँ ये है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई परेशानी तो नहीं इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखो आप, इज y इज इक्वल टू c1 e की पावर में c2x a solution of differential equation y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर, जहां पर आपके c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि ये अगर इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होनी चाहिए। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको, ये निकाल के लाना। y डबल डैश आ रहा है, दो बार डेरिवेटिव तो वैसे ही पूछ रहे हैं और आपको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख भी रहे हैं, दो आर्बिट्ररी। इसको देखते आपको कर्व को देखते, ये कर्व है, ठीक है, इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पता चल गया कि दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 c2 e की पावर में c2x, dy बाई डी एक्स की तो वैल्यू ही आएगी, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी। अच्छा, ये निकल कर आया c1y, सॉरी c2y, c1 e की पावर में c2x, c1 e की पावर में c2x तो y था, तो मैंने इस c2 को अलग कर लिया, c2y निकल कर आया, c2y। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास निकल कर आया c2
dy बाई डी एक्स, और C2 की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे आप। समझ रहे हो ना, ये जो चीज लिखी हुई है ये C1, ये अपने आप में y है, ये तो है y, ये बन गया। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यहां से अगर कोई आपसे C2 की वैल्यू पूछ ले तो आप बोलोगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। वो C2 की वैल्यू उठा के यहां रिप्लेस कर दी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो रख नहीं सकते। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक पहले से लगा हुआ था तो बन गया होल स्क्वायर, मतलब कि y के अंदर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है क्या? क्या दे रखी है, एक सेकंड, हमको तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ढंग से। y के अंदर y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर, y के अंदर y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर, यही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m belongs to natural number for which y is equal to e की पावर में mx is सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है वो, d3y माइनस में 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई माइनस में 4 dy प्लस में 12y इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m बिलोंगिंग टू n फॉर विच, ये आपका सॉल्यूशन हो जाए इसका, मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाए। अगर इसको सॉल्यूशन होना है इसका, इस कर्व को अगर इसका सॉल्यूशन होना है, इसका मतलब ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रही होगी तभी इसका सॉल्यूशन होगा। m की कितनी वैल्यू के लिए पूछ रहे हैं कि वो सॉल्यूशन बनेगा। m आपका नेचुरल नंबर है। यहां पर अब बात जो है बदल जाती है कि सॉल्यूशन हो जाएगा कितने डिग्री, वहां पे नंबर ऑफ वैल्यूज m की पूछ ली उन्होंने। अच्छा, वो अपने आप में जो पढ़ा सकते आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो बननी चाहिए थी उसका कितना डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, एक, यहां कितना हो रहा है 3 बार करो डिफरेंशिएशन। तीन बार। यहां से अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, ऑर्डर एक होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दे रखा है उन्होंने ऑर्डर 3। जब दे ही रखा है खुद से, उसका मतलब और भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इसके अंदर जो इन्होंने बताए नहीं है। आपको उनसे मतलब नहीं, आपको तो ये पूछ लिया सीधे इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं, तो मैंने पहले तो dy निकाला, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, वो m e की पावर में mx आया। ठीक है, फिर मैंने d2y निकाला, ठीक है, वो मेरे पास m स्क्वायर e की पावर में mx आया। फिर मैंने d3y निकाला, वो मेरे पास m क्यूब e की पावर में mx आया। ये तो आ गए तीनों। यहाँ डी क्यूब वाई लिखना है, देखो डी क्यूब वाई होगा m क्यूब e की पावर में mx माइनस में 3d स्क्वायर वाई 3 m स्क्वायर e की पावर में mx माइनस में 4 m e की पावर में mx प्लस में 12 e की पावर में mx। ऐसे लिख दिया, y की जगह सब मैंने e की पावर में mx कर दिया। ठीक है, आपका e की पावर में mx कॉमन आ गया, यहां से निकल कर आया m क्यूब माइनस में 3m स्क्वायर माइनस में 4m प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। आपको पता है e की पावर में mx, ये तो 0 हो नहीं सकती वैल्यू। अरे अगर सॉल्यूशन बनना है इसको तो मैंने y की जगह सबकी जगह पुट कर दिया, सॉल्यूशन बनना है तो ये वैल्यू को 0 आना है, ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब ये 0 होगा। अब m की कितनी वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, क्यूब एक है तो 3 वैल्यू के लिए आना चाहिए। फैक्टराइज हो रहा है क्या, 1 पुट कर दूं अगर मैं, 2 पुट कर दें, अच्छा m माइनस 2 m माइनस 2, यहां पर आपने m स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2m स्क्वायर आया, माइनस में m कर दिया, प्लस का 2m आया, माइनस का 6m कर देंगे। ठीक है, माइनस का 6 लगा दिया यहाँ पर, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। आपके पास निकल कर आया m माइनस 2 और यहाँ पर m स्क्वायर माइनस में m माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की एक वैल्यू तो 2 हो गई और m माइनस 3
m प्लस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m की एक वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 3 और m की एक वैल्यू कितनी होगी -2। ये तो लेंगे नहीं क्योंकि m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कितनी वैल्यू m की, 2 वैल्यू आई। उन 2 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, 0 बन रही है m की 2 वैल्यू के लिए। आपको यही निकालना था कब वो 0 बन रही है, m की कितनी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिसपे ये सेटिस्फाई करता है। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। y इज इक्वल टू ई की पावर में k प्लस 1 के साथ लगा हुआ x इज सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस में 4dy बाई dx प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू बतानी है। अगर ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट भले ही अलग हो लेकिन उन्होंने दे दिया कि वो सॉल्यूशन है। अब के बताओ, के की वैल्यू पर डिपेंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहां पे निकाला dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई k प्लस 1। ठीक है, और e की पावर में k प्लस 1 x, मतलब dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है आपके पास वो निकल कर आई है k प्लस 1 के साथ y। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लूं तो मेरे पास निकल कर आएगा k प्लस 1 के साथ dy बाई डी एक्स। ये तो निकल कर आएगा k प्लस 1 के साथ dy बाई डी एक्स। आपने पुट कर दिया, एक लिखा हुआ है आपके पास k प्लस 1 के साथ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब कि k प्लस 1 y। की वैल्यू 1 आ रही है, k प्लस 1 के स्क्वायर के साथ y आ गया आपके पास माइनस में 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स, माइनस में 4 टाइम्स k प्लस 1 के साथ आपके पास y निकल आया, प्लस में 4 के साथ आपके पास y निकल आया इज इक्वल टू 0। आपने y कॉमन निकाल लिया, क्या लगा हुआ है यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस में 4k माइनस में 4 प्लस का 4, ये और ये कट गए इज इक्वल टू 0। आपका y तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो 0 होगा नहीं। यहां से k स्क्वायर माइनस में 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा k की वैल्यू 1 आ गई, परफेक्ट स्क्वायर बन गया k माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ जाओ। इसी में फॉर्मेशन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड, आज ही करना है कल करना है, ठीक है चलो। फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है, उसके बाद फिर नहीं हो तो नहीं रही थी। ठीक है, मेनली आपके पास देखो इसके अंदर हमारे पास मैं दिखा देता हूं अगर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। इसके अंदर एक मेथड आपके पास एक वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, दूसरा आपके पास होमोजीनियस, तीसरा आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा आपके पास बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर सब टाइप भी होती है कि वेरिएबल सेपरेबल और फिर रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और फिर रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, डायरेक्टली ना दिखे। ये 4 चीजें हैं बस आपके पास। ठीक है, एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी और एक क्लास इसकी हो जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपका टाइम जो लग जाएगा वो 2 क्लास लगेंगी इसे खत्म होने में, क्योंकि कल पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर ये चलेगा। वो डिपेंड करता है कितनी लंबी क्लास है, ऐसा हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन, अरे एप्लीकेशन ये भी एक चीज एक क्लास की जाती है। ठीक है, देखते हैं बाकी का।